तो क्या एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में आप रह रहे हैं, तो आगे हुँ। चल कर के आपके बच्चे को बहुत सारी बीमारियों का जो रिस्क है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा? अब जहाँ-जहाँ बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होएगी, वहाँ-वहाँ प्रॉब्लम होगी। हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होएगी, अगेन वही घूम फिर के हार्ट वाले मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दिल की बीमारियाँ, अर्ली ऑनसेट हार्ट अटैक्स, ब्रेन में कम ऑक्सीजन जाएगा, वहाँ पर स्ट्रोक, ये सब चीज़ें। गट में धीरे जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव जो माइक्रो फ्लोरा है, वो अच्छे से नहीं डेवलप कर पाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज़ आएँगे। पोल्यूशन की वजह से बच्चों की जो हेल्थ है, वो कितनी अफ़ेक्ट हो रही है और क्या इससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो है, वो कम हो रही है? बच्चे के सभी अंगों पर असर पड़ता है, हाँ। सभी अंगों पर असर पड़ेगा तो डेफ़िनिटली ग्रोथ भी कम होएगी, ग्रोथ कम होएगी, लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। अभी हमारे पास इवन दो जो बिल्कुल छोटे बच्चे इस दौरान अभी इस हमारे एपॉक में या इन 10 साल में, इस डेकेड में जन्म लिए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है बट डेफ़िनिटली जिस तरीके की बीमारियाँ जितनी जल्दी हम लोग देख रहे हैं हुँ, हुँ। बच्चों के अंदर और यंग एडल्ट्स के अंदर, तो डेफ़िनिटली लाइफ स्पैन पर तो असर पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से हमारी जो है बॉडी कैसे इम्पैक्ट हो हुँ, रही है? किन बीमारियों का रिस्क जो है हुँ। वो बढ़ सकता है? तो छोटे बच्चों में टॉन्सिलाइटिस, एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी टॉन्सिलाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शंस, ठीक है? टॉन्सिल्स के इन्फेक्शंस, थ्रोट के इन्फेक्शंस और नीचे जाओगे तो ब्रोंकाइटिस बहुत सारे बच्चों को हो रहा है। हुँ। यंग बच्चों को हो रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को हो रहा है। बहुत सारा फ़िल्म जो बलगम होता है, वैसी वाली खाँसी कर रहे हैं बच्चे। किस एज ग्रुप के बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से और उनको वो ट्रिगर कैसे कर रहा है? हुँ। देखिए पीडियाट्रिशियंस नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 18 इयर्स ऑफ एज तक सभी बच्चे देखते हैं हुँ। और सभी एज ग्रुप के बच्चों को पोल्यूशन अफ़ेक्ट कर रहा है। कर रहा है। और इतना कर रहा है कि आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से पूछोगे आज के टाइम में ऑलमोस्ट 80% ओपीडी इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉज्ड बाय पोल्यूशन। पोल्यूशन। अगर डाइट में कुछ समझना हो कि कुछ ऐसी डाइट में चीज़ें जो हमें पोल्यूशन से लड़ने में मदद कर सकती है और बच्चों की डाइट में शामिल करना चाहिए, कुछ है ऐसी चीज़ें? आंवला है, बहुत अच्छी चीज़ है। सोय ग्रैन्यूल्स हो गए, सोयाबीन हो गए, सोय मिल्क हो गया, ग्रीक योगर्ट्स हो गई, कि ये सब चीज़ों से प्रोटीन की मात्रा इंक्रीज़ करें। एग्स अगर खा सकते हैं तो एग्स खाएँ। हुँ। अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो फिश और चिकन हेल्दी वे से बना हुआ। कि वो अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि बहुत हद तक पोल्यूशन से बचा करके हुँ, रखें, हुँ। क्या चीज़ें अपनी लाइफ़स्टाइल में, उनकी लाइफ़स्टाइल में वो शामिल कर सकते हैं और किस हिसाब से अपने बच्चों को ग्रोइंग एज में प्रदूषण से ज़्यादा बचा कर रख सकते हैं? आयुर्वेदिक पद्धति में जल नेति एक चीज़ होती है। जल नीति। हाँ, हुँ। तो उसमें क्या होता है कि एक टम्बलर में जिसका बीक है, उसमें साफ क्लीन वाटर यूज़ करके थोड़ा-सा ऊपर नोज़ में डाला जाता है और दूसरी तरफ से आउट होता निकाला है। जाता है। क्या संकेत हम देखें हुँ, बच्चों की बॉडी में कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं, इसका हुँ। मतलब पोल्यूशन की वजह से शायद हाँ इन्हें जी। ये ट्रिगर हो रहा है? तो सबसे सिंपल सिम्पटम तो ये जैसे मैंने बताया नेज़ल ब्लॉकेज। ठीक। छोटे बच्चों में मिल्क स्पिटिंग बहुत ज़्यादा होएगी, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होएगी, बहुत क्रैंकीनेस बढ़ेगा। और बड़े बच्चे हैं उनमें खाँसी आ रही है, रनिंग नोज़ है, हुँ। तो एलर्जिक टेंडेंसीज़ इंक्रीज़ होती है क्योंकि वो खराब पार्टिकल हिट कर रहा है। बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, रिएक्ट कैसे करती है? बाय प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। तो नज़ला होने लगता है, नेज़ल डिस्चार्ज होने लगता है। इंडिया में 47 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर पोल्यूशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। पोल्यूशन कैसे बच्चों को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, उनकी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रही है, ये हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं जिस हिसाब से आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है, AQI 400-500 क्रॉस कर रहा है, बहुत सारी जगहों पर 600-700 क्रॉस कर रहा है। इससे हमारे बच्चों की जो हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। सिर्फ लंग्स ही नहीं, ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यूनिटी और बचपन से ही ऐसी जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से बच्चों की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। इसीलिए हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम इस सीरियस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में बातचीत करेंगे कि कैसे पोल्यूशन हमारे बच्चों की हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों की हेल्थ पर ध्यान देना इस वक्त कितना ज़्यादा ज़रूरी है और पोल्यूशन कैसे हमारी जो लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कम करते जा रही है। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत ग्रोवर जो कि पीडियाट्रिशियन है क्लाउड9 हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर सबसे पहले इस सेशन में आपका हेलो, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मैं थैंक यू सो मच डॉक्टर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस हिसाब से हमारे आसपास की अभी जो हवा की क्वालिटी है खराब होते जा रही है, AQI हर दिन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हवा में इतने जहरीले पदार्थ जो है हुँ, मौजूद हैं वो हमारे बच्चों पर, हमारी हेल्थ पर हुँ, कितना बुरा असर डाल रहे हैं। हुँ। तो सबसे पहले आप यही बताइए कि पोल्यूशन की वजह से बच्चों की जो हेल्थ है वो कितनी अफेक्ट हो रही है हुँ। और क्या इससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो है वो कम हो रही है? देखो टू बिगिन विद
इफ यू जस्ट स्टार्ट विद द बेसलाइन एंड फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या है कि हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डेली लिविंग के सारे काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। करेक्ट। ऑक्सीजन हवा में होता है। अब हवा अंदर जाती है, लंग से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। अब ऑक्सीजन के साथ साथ हम जो फ्री गिफ्ट साथ में दे रहे हैं, अब वो गिफ्ट है या वो पनिशमेंट है, वो पोल्यूशन के फॉर्म में हमारे सभी बच्चों के लंग्स में और लंग्स के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन्स में जा रहे हैं। अब वो जो इरिटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, बच्चे को इरिटेट करने वाली चीजें हैं, डिजीज कॉजिंग एलिमेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्शंस तो अब लास्ट हो गए हैं। हमारा प्राइमरी प्रॉब्लम्स अब PM2.5, मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल पार्टिकल्स जो जाकर लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। लंग्स की कैपेसिटी टू फिल्टर आउट ऑक्सीजन, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू बॉडी ऑर्गन्स कम होते जाते हैं। बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, प्रोविजन वो भी कम होते जाते हैं। तो इवेंचुअली होल एंड होल भी आप अगर सोचोगे कि एज अ कंप्लीट पिक्चर बच्चे के सभी अंगों पर असर पड़ता है। सभी अंगों पर असर पड़ेगा तो डेफिनेटली ग्रोथ भी कम होएगी, ग्रोथ कम होएगी, लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। अभी हमारे पास इवन दो जो बिल्कुल छोटे बच्चे इस दौरान अभी इस हमारे एपॉक में या इन 10 साल में, इस डेकेड में जन्म लिए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं है, बट डेफिनेटली जिस तरीके की बीमारियां जितनी जल्दी हम लोग देख रहे हैं बच्चों के अंदर और यंग अडल्ट्स के अंदर, तो डेफिनेटली लाइफ स्पैन पर तो असर पड़ रहा है। पड़ रहा है, बिल्कुल। तो अगर किसी को समझना हो कि जो प्रदूषण है, स्पेशली एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से हमारी जो है बॉडी कैसे इम्पैक्ट हो रही है, किन बीमारियों का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है, कैसे वो बीमारियां डेवलप हो सकती हैं, तो वो कैसे समझेंगे? तो समझने के लिए सबसे पहले आप वो रास्ता ट्रेस करो जो एयर लेती है हमारे आउटसाइड द बॉडी से टुवर्ड्स द इनसाइड द बॉडी। बॉडी। तो नोज से स्टार्ट करते हैं। तो नोज में पैरानेजल साइनसेस होते हैं, तो साइनसेस इन्फ्लेम हो रहे हैं। साइनसाइटिस आप बहुत सुन रहे होगे, हाँ। बच्चों में भी हो रहे हैं, बड़ों में भी हो रहे हैं। तो एवरीवन हु इज ब्रीदिंग द एयर, जो लोग इस हवा में सांस ले रहे हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है। तो इन्फ्लेमेशन होता है, पहले एलर्जीज होती हैं, डिस्चार्जेस होते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है एंटीबायोटिक्स। हमें बहुत बार जब साइनसेस की प्रॉब्लम्स आती हैं तो बच्चों में भी स्टार्ट करनी पड़ती हैं, जबकि हमारी फाउंडेशन ऐसी होनी चाहिए कि जितना मिनिमम एंटीबायोटिक्स यूज हो। करेक्ट। बट एक बार इन्फेक्शन हुआ तो देन वी हैव टू यूज इट। जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है, उतने ज्यादा जो हमारे इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो एंटीबायोटिक्स के। तो स्टार्ट करने के लिए साइनसाइटिस हो गया, फिर और आप पीछे जाओगे तो छोटे बच्चों में टॉन्सिलाइटिस, एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी टॉन्सिलाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शंस, ठीक है, टॉन्सिल्स के इन्फेक्शंस, थ्रोट के इन्फेक्शंस। और नीचे जाओगे तो ब्रोंकाइटिस बहुत सारे बच्चों को हो रहा है, यंग बच्चों को हो रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को हो रहा है। बहुत सारा फिल्म जो बलगम होता है वैसी वाली खांसी कर रहे हैं बच्चे। और आप नीचे जाओगे तो एलर्जीज और इन्फ्लेमेशन, छोटे बच्चों में उसको ब्रोंक्यूलाइटिस कहते हैं। ब्रोंक्यूलाइटिस यूजुअली एक वायरल डिजीज से होता है, बट उसी के जैसे सिम्टम्स पोल्यूशन वाली हवा भी छोटे बच्चों में करा रही है। ओके। बिसाइड्स दैट आप एजमा के इंसिडेंट्स देखो। एजमा की वैसे डायग्नोसिस हम 4 साल की उम्र के ऊपर बच्चों में कर सकते हैं, बट सिम्टम्स बहुत यंग बच्चों में आ रहे हैं, वो इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले परसेंटेजेस बहुत कम होते थे चाइल्डहुड एजमा के, आजकल बढ़ते जा रहे हैं वो। अब ये तो हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से फिल्टर आउट नहीं हुई, ये सारा सूट और पार्टिकल्स लंग्स में डिपॉजिट हो गए। अब लंग्स अगर डिपॉजिटेड है सारी चीजें, तो वो ऑक्सीजन को फिल्टर आउट करके बॉडी में नहीं प्रोवाइड कर पा रही। अब जहां जहां बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी वहां वहां प्रॉब्लम होगी। हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होगी, अगेन वही घूम फिर के हार्ट दिल की वाले मायोकार्डियल बीमारियां। इन्फेक्शन, दिल की बीमारियां, अर्ली ऑनसेट हार्ट अटैक्स, ब्रेन में कम ऑक्सीजन जाएगा वहां पर स्ट्रोक, ये सब चीजें। गट में धीरे जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव जो माइक्रोफ्लोरा है वो अच्छे से नहीं डेवलप कर पाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आएंगे। तो हर ऑर्गन, एंड ऑर्गन में जाके प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी होगी तो। बिल्कुल। और अभी आप लिटरली समझो कि हमारे पूरे शहर का गला घुट रहा है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है अभी इस समय तो। और बहुत जरूरी है कि हम अपने खासकर छोटे बच्चों को या एल्डरली को, जो भी मतलब ऐसे सेंसिटिव और थोड़े से वल्नरेबल एज ग्रुप हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखें। एग्जैक्टली आपने बोला भी कि हमारा जो इस वक्त हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, दम भी घुट रहा है, ऐसा गैस चैम्बर की तरह हम एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर हम खुद से अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि हम रह रहे हैं, और इस चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज भी कर दिया गया है। सांस लेने का हम पैसा पे कर रहे हैं लिटरली। एग्जैक्टली, वी आर पेइंग फॉर द एयर प्योरीफायर्स। आजकल इस साल तो आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदना भी स्टार्ट कर दिया है कि आप अपने घरों में, ऑफिसेज में एयर प्योरीफायर लगा करके रखिए, गाड़ियों में। और हमें पैसे देने पड़ रहे हैं साफ हवा के लिए, जबकि ये तो बेसिक नीड है। एग्जैक्टली। तो जैसे अब एयर प्योरीफायर की बात आ ही गई है तो अब खरीद ही रहे लोग,
तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को साफ हवा दें, एयर प्यूरिफायर कोई खरीद भी रहा है, तो उसको खरीदने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे सिंपल चीज तो बस यही ध्यान रखनी है कि आपको जो आपका कमरा है हम्म, या जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेट साइज का ही एयर प्यूरिफायर लेना है, ठीक है। सो दैट एटलीस्ट उसमें इतनी कैपेसिटी हो, आप खर्चा कर रहे हैं कोई चीज खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट वो काम करे। करेक्ट। तो उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि जिस रूम में वो रखा है वो उस रूम की हवा को क्लीन कर क्लीन कर सके। सकें। बाकी आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा। बहुत पेरेंट्स में और फैमिलीज में ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम छोटे बच्चों को सिर्फ एयर प्यूरिफायर वाली साफ हवा में रखेंगे तो उनको हैबिट कैसे होगी, हाँ। आदत कैसे पड़ेगी। तो वो मतलब मुझे काफी हास्यास्पद लगता है, क्योंकि अभी तो लंग्स ग्रो कर रही हैं, बच्चा भी छोटा है, बच्चे की ग्रोथ होनी है, लंग्स भी ग्रो करनी है। अगर उसी टाइम पर हम वो सारा सूट और पार्टिकल्स लंग्स में डिपॉजिट होने लगे देंगे तो फिर तो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगी। करेक्ट है। बच्चे को बार बार वही एलर्जीज, इन्फेक्शंस, नेजल डिस्चार्ज, नेबुलाइजेशन की रिक्वायरमेंट, ये सब हाँ, बढ़ते रहेगा, बच्चा ग्रो कैसे करेगा। बिल्कुल। तो हमें इसे इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे को आदत दिलवानी है, बल्कि ये सोचना है कि जब तक ग्रो कर रहे हैं तब तक साफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। एग्जैक्टली। तो ऐसे सोचना थोड़ा जरूरी है। तो जैसे एयर प्यूरिफायर तो हम्म, मतलब लोग बोल रहे कि आप खरीद रहे हैं, हम्म, लेकिन ये सच में काम करता है एयर प्यूरिफायर? इससे है कि बच्चों की जो बॉडी है वो थोड़ा बेटर रोल? हाँ जी बिल्कुल, वो पार्टिकुलेट मैटर है। हम्म, सिंपल से फिल्टर लगे हैं, हेपा फिल्टर कहते हैं उसको। ठीक है। तो जो छोटे मिनिमम माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो हम्म, डिपॉजिट हो सकते हैं लंग्स में, जो इरिटेशन कराते हैं पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नोज में, गले में, लंग्स में, तो उसको फिल्टर आउट हो जाते हैं। फिल्टर आउट हो जाते हैं तो बाकी साफ हवा बचती है हमारे पास। ओके। तो वो बहुत इफेक्टिव है, यूज कर लें और सही तरीके का यूज करें सही रूम के लिए तो बेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी को समझना हो कि पोल्यूशन जो है वो कैसे इम्पैक्ट करे बॉडी को, उसमें से क्या पार्टिकुलेट मैटर्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी को इस तरीके हाँ से जी, इम्पैक्ट कर रहे हैं कि लाइफ की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों हमारी हाँ खराब हो जी, रही है, हाँ बच्चों जी। की भी? हम्म, तो कैसे समझे कि प्रदूषण कितना ज्यादा अभी हमारे लिए जो है वो चैलेंजिंग होते जा रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वो वाले डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं जो हमारा सारा फिल्ट्रेशन सिस्टम, देखो नोज हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। नोज सब हवा को प्यूरिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और फिल्टर आउट करता है। ठीक है। तो आप एग्जांपल के लिए समझो कि जैसे एसी है, हाँ। एसी की जब आप क्लीनिंग करवाते हो, ओपन करते हो, वो फर्स्ट जो लेयर होती है ना, जो मैश है, जाली है, वो ऐसे फंक्शन करता है हमारा नोज। तो आप देखोगे वो सबसे पहले ब्लैक हो जाते हैं, सबसे पहले डर्टी हो हाँ, जाते गंदा हो जाता हैं। है। उसको प्लेन सिंपल हमें बस क्लीन करना है ठीक पानी है। से। वैसे ही नेजल सलाइन इनहेलेशन आपको देना है कि नोज क्लीन रहे। वो क्लीन रहेगा तो इम्पोर्टेंट है। बट अभी जितने हवा में पार्टिकल्स चल रहे हैं, टू नेम अ फ्यू, नाइट्रस ऑक्साइड, राइट, कार्बन मोनोक्साइड, उसके साथ साथ जो मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं उनको साइज के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। तो पीएम 2.5 जो आप सुनते रहते हो, वो बेसिकली 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल है जो सब जगह सारे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को भेद के डायरेक्टली लंग्स में पहुंच जाता है। ओके। फिर लंग्स में डिपॉजिट होगा। लंग्स में छोटे एल्वेलाई होते हैं हमारे पास जो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। वो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होने के साथ साथ जब डिपॉजिट हो गए वो छोटे पार्टिकल, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा वहां पे। वो अच्छा। नहीं हो पाएगा, उस वजह से ही सब कंजेशन, एजमा, नेबुलाइजेशन की रिक्वायरमेंट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इनएबिलिटी टू डू एक्सरसाइजेज, इनएबिलिटी टू रन अराउंड, ये सारी प्रॉब्लम्स फिर आती हैं। आते हैं, तो ये बिल्कुल। पार्टिकल्स में साइजेस के हिसाब से है डिफरेंशिएशन। और उनके लेवल आप ये समझिए कि विदेशों के अंदर या जो हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो तो कहती हैं कि ये पार्टिकल्स शुड बी लेस देन 10, अच्छा। है ना। लेस देन 10 टू बिटवीन 10 एंड 20 इज सॉर्ट ऑफ हेल्दी, 50 के अबव इज अनहेल्दी। ठीक है। अब वही चीज हम लोगों ने थोड़ा सा कि अपने आप को सेंसिटाइज करने के लिए कि इस चीज के अगेंस्ट लड़ने के बजाय कि अपने आप को सांत्वना देने के लिए वो गाइडलाइन को कन्वर्ट करके 100, 200, 300। अच्छा, एक और मजे की बात है, देखो पीएम 2.5 लेवल और एक्यूआई दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, लोग उसको और दोनों इवेंचुअली के, मिक्स कर हाँ, देते और हैं, दोनों के लेवल्स भी अलग तरीके से मेजर किया मापे जा रहा जाते है। हैं। तो पीएम 2.5 50 वुड मीन एन एक्यूआई बिटवीन 150 एंड 300। तो अच्छा। अगर आप ये सोचोगे कि पीएम 2.5 50 है मतलब एक्यूआई 50 है और आप सही जगह पे हो, तो प्रॉब्लम है। तो मैंने जो अनहेल्दी हेल्दी वाला सब बताया वो पीएम 2.5 के हिसाब से। ओके। इंटरनेशनली पीएम 2.5 लेवल्स देखे जाते हैं ठीक है। और उनका एक एल्गोरिथमिक होता है, सारे कंपोनेंट्स मिला के एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई, एक्यूआई। वो मेजर करते हैं। तो उसकी गाइडलाइंस अलग है, उसके मेजरमेंट्स और नंबर्स अलग हैं। बट पीएम 2.5 के क्योंकि कट ऑफ छोटे हैं, मेजर करेंगे तो कम दिखेगा। तो पीएम 2.5 अगर 100 है, एक्यूआई वुड बी क्लोज टू 400, अच्छा। है ना। तो इस ये जानना थोड़ा जरूरी है सबके जरूरी लिए है। कि उसमें फर्क है। मैं अंदाजन बता रहा हूँ आपको,
बट डिफरेंस है, और डिफरेंस है लॉग्स में, मल्टीपल्स में। ओके, तो आइडियल फिर होना क्या चाहिए अगर तो हमें साफ आइडियली हवा में आपको सांस लेना पीएम है तो? 2.5 गिनना है, हाँ, 50 से कम होना चाहिए। ठीक है। मोस्ट एयर प्यूरिफायर्स पीएम 2.5 ही गिनते हैं, हम्म, तो वो लेस देन 50 होना चाहिए। आप ये मत सोचिए मैंने एयर प्यूरिफायर लगाया 100 पर भी है तो ठीक है, नहीं, वो 100 पीएम 2.5 इज रॉन्ग। ठीक है। अगर आपका एयर प्यूरिफायर, कुछ एयर प्यूरिफायर्स हैं जो एक्यूआई मापते हैं, हम्म, तो उनमें चलो दैट वी कैन कंसिडर, बट अगर पीएम 2.5 नापा जा रहा है वो 50 से कम होना चाहिए। और AQI? एक्यूआई उसके डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है, 100 से ऊपर इज नॉट गुड। नॉट गुड, तो हाँ, 100 से 100 नीचे से होना। नीचे ही होना चाहिए। ओके, ठीक ठीक है। है। और बाकी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे ग्रैप जो रैपिड एक्शन प्लान बनाते हैं हमारी सरकार, तो वो उन्होंने भी अपने सेपरेट गाइडलाइंस रखे हुए हैं कि कितने एक्यूआई पर क्या क्या मेजर्स हमें फॉलो करने, तो वो अलग है। ठीक मैं है। सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आपके लिए सेफ क्या है और बेस्ट क्या है। नहीं, आई थिंक, और हम्म, ये बहुत ही ज़्यादा हम्म, यूज़फुल हाँ इन्फॉर्मेशन है जी, हमारी ऑडियंस के लिए भी, कि दोनों अलग-अलग अलग चीज़ें है, हैं, पीएम बिल्कुल अलग है। 2.5 और AQI, हाँ, इसको वो मिक्स सेम ना नहीं करें, है, बिल्कुल सेम मिक्स ना ना करें, करें। क्योंकि मैं ये ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस में देखता हूँ। हुँ। सब लोग यही सवाल पूछते हैं, एंड आई हैव टू क्लैरिफाई दिस मिसकंसेप्शन। नहीं, बिल्कुल, और आई थिंक इसी के लिए हमने सेशन को भी हम्म, ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं हाँ एटलीस्ट जी, लोगों को वो पता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे जिस हिसाब से पोल्यूशन का लेवल आजकल बढ़ रहा है, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आपके पास ऑफ कोर्स केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे। किस एज ग्रुप के बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, और उनको वो ट्रिगर कैसे कर रहा है? हम्म, देखिए पीडियाट्रिशियंस नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 18 इयर्स ऑफ एज तक सभी बच्चे देखते हैं, हुँ, और सभी एज ग्रुप के बच्चों को पोल्यूशन अफेक्ट कर रहा है। कर रहा है। और इतना कर रहा है कि आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से पूछोगे, आज के टाइम में ऑलमोस्ट 80% ओपीडी इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स विच आर कॉज्ड बाय पोल्यूशन। पोल्यूशन। अब जैसे आप नवजात शिशु, सबसे छोटे बच्चे, सबसे वल्नरेबल ग्रुप, जिनको पूरा आपका सपोर्ट चाहिए, हुँ, उस एज ग्रुप की बात करोगे तो उनको तो इतनी बेसिक चीज जैसे कि नेजल ब्लॉकेज की, हुँ, नाक अगर बंद हो रहा है उनका, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ओके। लोग सिर्फ नाक से सांस ले सकते हैं। हुँ, हम लोग उसे ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स कहते हैं। तो अगर नोज ब्लॉक्ड है, हुँ, जैसे मैंने बताया ना कि एसी का फर्स्ट फिल्टर है, सबसे पहले वही डर्टी होगा, तो नोज हमारा फर्स्ट फिल्टर है बॉडी का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सबसे पहले वही अफेक्ट होता है। तो छोटे बच्चों का नोज भी ब्लॉक्ड अगर हो गया तो वो ब्रीद नहीं कर पाते, swallow नहीं कर पाते मिल्क, तो मिल्क स्पिट आउट करेंगे, वॉमिटिंग करेंगे, बहुत क्रैंकी होंगे, वेट गेन नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स और अभिभावक भी पूरा दिन परेशान रहते हैं हुँ, इसी वजह से। तो हमें इतना सिचुएशन हो चुका है कि हमें अब पेरेंट्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि आप जो सलाइन ड्रॉप्स हैं वो नोज में हर फीड से 5-10 मिनट पहले डाल दो, ताकि बच्चे का नोज क्लियर रहे और ओके। बच्चा फीड कर पाए। हुँ, वो दवाई नहीं है, बट आई मीन कि पेरेंट्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा टास्क है, बच्चों के लिए भी एक एक्स्ट्रा चीज है कि नहीं, हुँ, इतना ज़्यादा डर्टी हो रहा है नोज़ कि हमें एवरी 2 आवर्स क्लीन करना पड़ रहा है। तो ये इतना ज़्यादा बहुत बड़ी ड्राइनेस हो रहा है। प्रॉब्लम है। तो ये हाँ। तो बिगिनिंग है। हुँ, उसके आगे जैसे मैंने आपको बताया ना, अफेक्ट थ्रोट भी होगा, अफेक्ट लंग्स भी होंगे। तो हमारे पास वीज़िंग के एपिसोड्स छोटे बच्चों में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, और जितना छोटा बच्चा है जिसको वीज़िंग ज़्यादा होगा उसको आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत, सीपैप की ज़रूरत, ओह माय गॉड! मशीन्स की ज़रूरत जो प्रेशर दे रही हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं। आपने बाईपैप मशीन सुना होगा, उसी के ही हुँ, करस्पॉन्डिंग छोटे बच्चों के लिए सीपैप मशीन होती है। ओके। तो उसकी ज़रूरत, बहुत एक्सट्रीम केसेस में वेंटिलेटर्स की ज़रूरत, तो वो भी सब ऐसे सब इंक्रीज हो रही है रिक्वायरमेंट्स। और नेबुलाइजेशन, आप सोचो, मैं पेरेंट्स को जब बताता हूँ कि नेबुलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, पूरी फैमिली स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। इवन दो इट्स अ वेरी सेफ मोडालिटी, लंग्स के अंदर ही दवाई जाती है, वहीं से बाहर आ जाती है, बट लोग विश्वास नहीं कर पाते कि इतने हाँ, छोटे बच्चे को कैसे नेबुलाइजेशन की नेबुलाइज़र ज़रूरत है। वही। पहले कभी हमें 100 पेशेंट्स में 2 या 3 या 4 में ये डिफ़िकल्टी आती थी कि बच्चों को प्रॉब्लम है, नेबुलाइज़ेशन के लिए हमें एक्सप्लेन करना है। हुँ, अब धीरे-धीरे मैं देख रहा हूँ कि इतना आम होते जा रहा है कि पेरेंट्स खुद पूछ रहे हैं कि बच्चे को नेबुलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं है। इतना आम हो चुका है। मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइज़िंग है ये हुँ, चेंज इन द लास्ट 10 इयर्स, कि पहले हम लोगों को समझाना पड़ता था कि नेबुलाइज़ेशन देखो ऐसा होता है, सिर्फ़ बड़ों में यूज़ नहीं होती, बच्चों में भी हो सकती है। वो आजकल सामने से आके पेरेंट्स खुद पूछ रहे पूछ रहे हैं। हैं हुँ, कि हम नेबुलाइज़र बाय करके वो मेडिसिन्स दे दें या ये मेडिसिन्स दे दें। और देखो, कोई भी मेडिसिन अननेसेसरी अगर हमारी बॉडी में जाए, जाएगी। विच इज़ नॉट फूड, विच इज़ नॉट अ नेसेसिटी, तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना बने कि हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन इज़ प्रिवेंशन। हाँ, अब प्रिवेंशन कैसे होगा? तो जब हम एनवायरनमेंट में ही ऐसे में रह रहे हैं जहाँ जो कॉज़ कर रहा है प्रॉब्लम्स, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर प्रिवेंशन बिल्कुल, वाला कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं पाएगा। एग्ज़ैक्टली। थोड़े और बड़े बच्चों को खेलने कूदने की वैसे भी जगहें नहीं है, बट वही है कि वो बेचारे अपने एक्सरसाइज रूटीन्स नहीं फॉलो कर पा रहे, हुँ, प्ले टाइम उनका सफर कर रहा है, बहुत ज़्यादा नेबुलाइजेशंस की ज़रूरत होती है, तो स्टडी टाइम भी अफेक्ट कर रहा है, स्कूल एब्सेंटीज़म बढ़ रहा है।
तो ये सब चीजें तो बहुत इंटरलिंक्ड है, बट बच्चों को काफी अफेक्ट कर रही हैं और हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रही एग्जैक्टली और आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग भी हम्म। है कि पोल्यूशन जो है इसको हम लोगों ने इतना नॉर्मलाइज कर कर दिया दिया है। है कि हमारे लिए अब ये सब चीज़ें भी कॉमन है। लोग आपसे आपने भी हाँ कहा जी, कि हाँ पेरेंट्स जी, खुद से ही आगे बोल रहे बिल्कुल, हैं कि हम अपने बिल्कुल। बच्चे को नेबुलाइजर हाँ जी, दे क्या। हाँ जी। तो हम अपने बच्चों को जिस हिसाब के एनवायरनमेंट हुँ, में बड़ा कर रहे हैं, तो क्या एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में आप रह रहे हैं तो आगे हुँ। चल करके आपके बच्चे को बहुत सारी बीमारियों का जो रिस्क है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल, आप देखो ना कि अगर कोई चीज़, मैं फिर से आपको मशीन का एग्ज़ाम्पल हुँ, देता हूँ, जैसे एसी है। अगर एसी आप यूजुअली देखोगे अगर सीवेज के पास लगा हुआ है, तो हुँ, उसका इंसिडेंस ऑफ फेलियर इंक्रीज़ हो जाता है। बढ़ जाएगा। वो अगर मशीन हमारे एनवायरनमेंट से अफ़ेक्ट हो रही है, तब तो आप तो सोचो इंसानी शरीर तो कितना कॉम्प्लेक्स है, मशीनों हुँ, से तो बहुत ऊपर है हुँ। और बहुत छोटा-छोटा, बहुत सेंसिटिव। आप सोचो आपको माउथ में थोड़ा-सा अल्सर या कट होता है, कितना पेनफुल होता है। पेनफुल होता है, और वो पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो तो उससे बहुत अंदर जा रहे हैं आपके बॉडी में बिल्कुल, और बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बहुत मुश्किल सिचुएशन है एग्ज़ैक्टली। और खासकर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। हुँ, बच्चे हमारे वल्नरेबल ग्रुप हैं, एल्डरली हमारा वल्नरेबल ग्रुप है। बच्चों ने तो लाइफ देखी भी नहीं है, तो हुँ, उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा इशू एक ये है कि कम्युनिटी की जो हमारी सेंस है ना, वो भी कम होती जा रही है। हुँ, क्योंकि हम लोग आइसोलेशन में वी आर सफरिंग, हाँ, बट एज अ कम्युनिटी हम लोग इतना ज़्यादा अब एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे तो सभी के अफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, हवा तो कॉमन रिसोर्स है हुँ, ना? पोल्यूशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, तो एज अ कम्युनिटी हमें कुछ सोचना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि एक-एक कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाने से कितना तक होगा? हाँ, अब जो एग्ज़ैक्टली, बच्चे मान लो छोटे हैं, जो चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनके लिए तो चलो एक रूम में रिस्ट्रिक्ट करना ठीक है, जो बट आप जो बाहर खेलने ग्रोइंग एज वाले वाले हैं, बच्चे हैं उनको कैसे रिस्ट्रिक्ट करो? बिल्कुल, उनका भी तो वही टाइम है ना खेलने का। अब एग्ज़ैक्टली, आप ये इमेजिन करो आपके टाइम पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाता तो फिर मतलब हमारी तो ओवरऑल बचपन ही खराब हो पर्सनैलिटी, जाता हाँ, है, हाँ, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती। बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एग्जैक्टली तो डॉक्टर अगर किसी को समझना हो कि पोल्यूशन की वजह से बच्चों को क्या सिम्टम्स आ रहे हाँ हैं जी। तो क्या संकेत हम देखें हुँ, बच्चों की बॉडी में कि हाँ ये चीजें हो रही हैं इसका हुँ, मतलब पोल्यूशन की वजह से शायद हाँ इन्हें जी। ये ट्रिगर हो रहा है। देखो बहुत दुःख की बात है क्योंकि इतने बच्चे ऑलमोस्ट रिपीटेडली आते हैं। हम्म, तो सबसे सिंपल सिम्पटम तो ये जैसे मैंने बताया नेज़ल ब्लॉकेज। ठीक है। छोटे बच्चों में मिल्क स्पिटिंग बहुत ज़्यादा होएगी, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होएगी, बहुत क्रैंकीनेस बढ़ेगा। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ड्राइनेस इन द एयर, बट उतना फ्रीक्वेंसी से नहीं होता था। ठीक 2 है। या 3 बार सलाइन ड्रॉप से काम चल जाता था। अभी तो ऐसा है कि एवरी 2 आवर्स यूज़ करो। Oh my God, और बड़े बच्चे हैं उनमें खांसी आ रही है, रनिंग नोज है, हम्म, तो एलर्जिक टेंडेंसीज इंक्रीज होती है क्योंकि वो खराब पार्टिकल हिट कर रहे हैं। बॉडी हमारी रिएक्ट करती है। रिएक्ट कैसे करती है? बाय प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। तो नज़ला होने लगता है, नेजल डिस्चार्ज होने लगता है। खांसी के रीजंस नेजल ब्लॉकेज, साइनसेस का इन्फ्लेमेशन, बच्चों को यहाँ पेन होगा, यहाँ सर में दर्द होगा अगर साइनस इन्फेक्शन हो रहा है तो। ईयर एक भी हो सकता है क्योंकि नोज और ईयर यूस्टेशन ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड है। नेजल ब्लॉकेज होगा तो ईयर पेन भी हो सकता है। हम्म, वो अगेन वहाँ एलर्जीज होंगी, पानी होगा तो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को परपेचुएट करेगा। करेगा। टॉन्सिलाइटिस, गले में दर्द बच्चे बताएंगे, होर्सनेस बताएंगे, आवाज़ उनकी आप महसूस कर सकते हो कि आवाज़ चेंज हो रही है। हम्म, बच्चों की जो एक्टिविटी की क्षमता है वो बच्चों की डिक्रीज हो रही है। हम्म, उसके साथ साथ वीजिंग एपिसोड्स कि इतना बच्चा लगातार धसके के साथ खांस रहा है कि खांसते खांसते वॉमिट आउट कर रहा है, अच्छा। पसली चल रही है कि तेज तेज सांस ले रहे हैं बच्चे, ओ, है ना? तो ये सब प्रॉब्लम्स पोल्यूशन से होती है। मैं छोटी प्रॉब्लम नेजल ब्लॉकेज से लेकर सिवियर जो हमारा वीजिंग है वहां तक आपको बता दिए। तो ये तो बिल्कुल ही सतही चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सोचोगे भी नहीं कि ये एट्रीब्यूट पोल्यूशन को कर सकते हो। जैसे जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस मैंने बताया, ऑक्सीजन की मात्रा हार्ट में कम जाएगी, हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों का प्रॉब्लम बढ़ेगा। ब्रेन में कम जाएगा तो ब्रेन के इश्यूज होंगे। हम्म, बट कोई आपको ये नहीं बोल पाएगा कि हाँ ये पोल्यूशन की वजह से हुआ। बट अगर आप उस एनवायरनमेंट में 10 साल, 15 साल, 20 साल स्पेशली अपने ग्रोइंग ईयर्स बिताओगे हम्म, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, बट आपको समझ नहीं आएगा कि ये वहां से कनेक्टेड है, जबकि बिल्कुल। वो कनेक्टेड होगी। लोग भी अभी समझ नहीं हाँ पा रहे जी, हैं कि पोल्यूशन कैसे हमारी बॉडी को जो बिल्कुल। है वो इम्पैक्ट कर रहा हम्म, है और आने वाले सालों में हम्म। इसको बीमारी में डेवलप किसी भी फॉर्म में हो किसी सकता भी है। फॉर्म में हो सकती है, और कोई भी अंग इन्वॉल्व हो सकता है और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा क्योंकि मेन सतही नॉलेज तो यही है ना कि हम सांस लेते हैं तो पोल्यूशन नोज को, थ्रोट को, लंग्स को अफेक्ट हम्म, करेगी, बट इवेंचुअली एवरी ऑर्गन विल बी अफेक्टेड। अफेक्टेड
बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई विल बी अफेक्टेड। एग्जैक्टली तो अगर जैसे हम समझ रहे हैं कि पोल्यूशन की वजह से हमारे बच्चों में ये संकेत दिखाई दे हाँ रहे जी। हैं, हम गए डॉक्टर के पास, हम्म, चेकअप वेकअप करा लिया, घर पर कुछ ऐसी हम्म, चीजें हैं जो हम हम्म, प्रिवेंशन के तौर पर अपना सकते हैं हाँ जी। ताकि बच्चों को जितना हो हम्म, सके पोल्यूशन से बचा करके रख हाँ जी। सकें, कुछ ऐसे देखो, टिप्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्लीन जितना हो सकता है, हम्म जितना हम लोग की क्षमता है फाइनेंशियली, हम्म हम हवा घर के अंदर तो क्लीन रखें। बाकी थोड़ा अवेयरनेस और कम्युनिटी का सेंस लेकर आएँ कि एटलीस्ट आपस में कुछ कि देखो ये लॉन्ग टर्म चीज़ें मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंशन हमेशा लॉन्ग टर्म चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हम्म बच्चों की जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो तो मैं बिल्कुल बताऊँगा। तो आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, हम्म, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ इंश्योर करो कि पेड़-पौधे इंक्रीज़ हों। हाँ ठीक है? आपस में डिवाइड करो कि अगर सोसाइटी में हो, सेम फ्लोर पर हो या सेम कॉलोनी में हो, आप लोग अगर सेम आपका गंतव्य है, आपकी सेम डेस्टिनेशन है वर्क की, कारपूल करो, हाँ ताकि वो पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। कम हो। ठीक है? क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो बच्चों के लिए। ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा तो चलो अब 15 साल का हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको किसी भी हिडन फॉर्म में पॉल्यूशन हिट कर सकता है। आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल साइलेंट किलर है। बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। और बहुत सारे रिसर्च तो आपको बता ही रहा है कि दिल्ली की हवा ऐसी है कि जैसे आप 20 सिगरेट्स एक दिन में स्मोक कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका बच्चा इतना 20 सिगरेट्स पर डे स्मोक करे? बिल्कुल तो नहीं। वो कम्युनिटी सेंस वाली चीज़ों से स्टार्ट करो। हम्म बच्चे को सिम्प्टोमेटिक जब प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे छोटा बच्चा है, अगर नेज़ल ब्लॉकेज ज़्यादा है, सलाइन ड्रॉप्स यूज़ करो कि अननेसेसरी बहुत सारी मेडिसिन देने से बजाय हम्म कि हम प्रिवेंशन थोड़ा कर लें, प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। सलाइन ड्रॉप्स छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में स्टीम यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, सो दैट नेज़ल पैसेजेस सब क्लीन रहें। स्टीम ठीक है? नॉर्मल पानी से या? नॉर्मल पानी से स्टीम, ठीक बिल्कुल, है। ताकि पैसेजेस सब क्लीन रहे, साइनसेस क्लीन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होए हम्म उससे रिलेटेड। जितना टाइम हो सकता है, ज़्यादा टाइम बच्चों को घर के अंदर एटलीस्ट प्यूरीफायर वाली एयर में रखें। हम्म जो पीक टाइमिंग है, ठीक है? अपने एरिया का EQ है थोड़ा-सा वो करो ट्रैक। हम्म तो यूजुअली क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग और पीक ट्रैफिक के टाइम और इवनिंग में पीक ट्रैफिक के टाइम हम्म पीक्स आते हैं। हम्म उस टाइम पर, क्योंकि सेंस तो यही है ना, हम लोग भी शाम में खेलने जाते थे, बच्चे भी इवनिंग में बाहर हम्म, निकलते हैं। कोशिश करो उस टाइम पर बच्चों को ज़्यादा बाहर मत भेजो, यानी का ठीक है? अब सफोकेशन, अगेन वी हैव टू बैलेंस दीज़ थिंग्स। ऐसा तो हम्म, हम कर नहीं सकते कि सब एकदम बंद करके बच्चों को रख नहीं दें। नहीं फिर नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर गार्गल्स। थ्रोट अगर पेन है, इरिटेशन है, पहले ही स्टार्ट कर लो, ताकि एलर्जिक टेंडेंसीज इंक्रीज ना हो। हम्म, एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं, नज़ला है, नाक बह रहा है, अपने जो भी पीडियाट्रिशियन है उनसे एक बार कंसल्ट कर लो हम्म, कि जो भी सेफ एंटी एलर्जी मेडिसिन है वो हम शुरू कर लें। हम्म, वैक्सीनेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग सारी वैक्सीनेशंस कंप्लीट करें। हाँ बिकॉज एक रिस्क फैक्टर तो ये अब आ ही गया है हाँ, कि आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो थोड़ा वीक होते जा रहा है। वो वीक होते जा रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को मौका मिल रहा है उनको अटैक करने का। बिल्कुल वो मौके से बचने के लिए जो सीरियस, डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग वाले बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, उनकी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म अडल्ट वैक्सीनेशंस भी होती हैं 60 ईयर्स के बाद, 65 ईयर्स के बाद। आपको या आपके बच्चे को एज़मा डायग्नोस्ड है तो आप लोग करवाइए वो वैक्सीन्स, हम्म जो न्यूमोकोकल और ब्रीदिंग के लिए, निमोनिया के लिए वैक्सीन्स होती हैं। अगर आपके बच्चे को हार्ट डिजीज़ है तो करवाइए, इम्यूनिटी कम है तो करवाइए, कैंसर से ग्रस्त है तो कराइए। ओके तो आपके पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करिए कि क्या वैक्सीन्स और कुछ लग सकती हैं, हम्म ताकि वो एक प्रिवेंटिव स्टेप आप अलग से लेकर ले चलो। सके फ्लू की वैक्सीन हर साल 5 साल की उम्र तक बच्चों को लगनी होती है, वो हम्म मिस ना करें। ठीक है क्योंकि देखो इनिशियल फर्स्ट और सेकंड ईयर तो बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं, पेरेंट्स को आइडिया रहता है कि जाना ही है, जाना ही है। हम्म बट जब वंस अ ईयर वाली वैक्सीन आती है फ्लू वाली, वो स्किप हो जाती है। हाँ तो उस वो टाइम से लगवाएं। ठीक है जो बड़े लोग हैं, एल्डरली हैं, अडल्ट्स हैं, उनको भी अगर लग रहा है कि अगेन एज़मा है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, इम्यूनोसप्रेशन है या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो, तो वो भी टाइम से अपनी ये फ्लू वाली वैक्सीन लगवाएं। ओके ऐसे। तो ये सारी चीज़ों का बिल्कुल, ध्यान रखें। बिल्कुल। अगर डाइट में कुछ समझना हो हुँ, कि कुछ ऐसी डाइट में हुँ, चीज़ें जो हमें हाँ पोल्यूशन जी। से लड़ने में मदद कर हुँ, सकती है और बच्चों की डाइट में शामिल करना चाहिए, कुछ देखो है ऐसी चीज़ें? बिल्कुल, डाइट तो हमेशा बैलेंस्ड डाइट हुँ, होनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट का पार्ट में जो हमें थोड़ा-सा इन्फेक्शन से बचाए, विटामिन सी के सोर्सेज़ जो हैं, हुँ, आंवला है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम यूजुअली अपना प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि इंडियन डाइट्स में प्रोटीन कंटेंट कम है, कम है, हाँ। और जो हमारी इम्यूनिटी फाइट करने के जितने भी पैरामीटर्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो प्रोटीन से बनते हैं। हुँ, तो प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रोटीन इंटेक इंक्रीज़ करने के ज़रिए ढूँढें। हुँ, सोय ग्रैन्यूल्स हो गए, सोयाबीन हो गए, सोय मिल्क हो गया, ग्रीक योगर्ट्स हो गई, कि ये सब चीज़ों से प्रोटीन की मात्रा इंक्रीज़ करें। एग्स अगर खा सकते हैं तो एग्स खाएँ। हुँ, अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो फिश और चिकन हेल्दी वे से बना हुआ, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, ऑयली नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसा डीप फ्राइड नहीं। हुँ, ग्रिल्ड बेटर रहता है हमेशा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऑयल का यूज़ कम होता है। हुँ, प्रोटीन अगर सप्लीमेंट्स कुछ लेने, आई वुडंट सजेस्ट कि हम डायरेक्टली सप्लीमेंट्स पे जाएँ। जो हमें आहार और जो प्रोटीन्स और जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स खाने से मिल सकता है, वो सप्लीमेंट से उतना नहीं मिलता है। बट हुँ, अगर पुश कम्स टू शव,
हमारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हम नहीं कर supplements। पा रहे हैं, तब फिर सप्लीमेंट्स की तरफ आप जा सकते हो और आपके पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हो जो भी सेफ सप्लीमेंट्स आपके एरिया में अवेलेबल है। प्रोटीन की जैसे आपने बात की, तो हाँ जी। प्रोटीन की भी कोई ऐसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि इस हाँ। एज ग्रुप के बच्चे को हम्म, इतने ग्राम प्रोटीन लेना ही है हर दिन हाँ में? बिल्कुल, अडल्ट्स के लिए 1 to 1.5 ग्राम पर केजी है, ठीक है। और बच्चों में जो इनिशियल उनका ग्रोइंग फेज होता है उसमें तो 2 ग्राम्स पर केजी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 10 किलो के बच्चे को 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। चाहिए। और अगर आप ऑन एन एवरेज आप ये करोगे कंसिडर, हम्म। तो एक एग वाइट में सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन होता है, अच्छा। और येलो अगर ऐड कर लोगे तो 6 ग्राम प्रोटीन है, ओके। वो एग का है, और एग में बायो अवेलेबिलिटी 100% है। हम्म। सोए जो आपके ग्रैन्यूल्स और सोयाबीन आते हैं उसमें 52% है, कि हम्म। 100 ग्राम में 52 ग्राम्स प्रोटीन है। प्रोटीन। तो आप सोचो कि अगर किसी को 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो ऑलमोस्ट हमें 40 ग्राम सोयाबीन देना पड़ेगा उनको। हम्म। वो रॉ का मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ, कुक का नहीं, ओके, तो तो उतना मतलब देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपके वेट के हिसाब हाँ से जो जी। प्रोटीन का वो हाँ। है, तो अगर 20 किलो का बच्चा है तो उसे 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। 20 किलो का है उसको 30 to 40 चाहिए। अच्छा, 30 टू 40 हम्म, ग्राम हम्म। प्रोटीन चाहिए होगा। आप और मैं, हमारे लिए 1 to 1.5 है, कि अगर अच्छा। मेरा वेट 60-70 है तो मुझे 70 to 100 चाहिए ग्राम्स। अच्छा, और अगर वैसे। मुझे मसल बिल्डअप करानी है तो उससे ज्यादा ही चाहिए, ओके। ऐसा। तो अगर हम हम्म, जैसे जिस एनवायरनमेंट में हम्म, हम आपने बात की हाँ कि जी। पोल्यूशन की वजह से हाँ जी। इतनी सारी चीज़ें हो रही है बच्चों में, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, डाइट से थोड़ा बहुत हम्म, किया जा सकता है कंट्रोल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने घर पर, जैसे आपने कहा कि गागल कर सकते हैं या हम्म, स्टीम ले सकते बिल्कुल। हैं। इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके बताइए हम्म, कि अगर कोई बच्चा है, स्कूल गया है, स्कूल हम्म, से वापस आया हम्म, या ट्यूशन चला गया, हम्म, खेलने चला गया, तो उसके बाद ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हम्म, हमें डेली बेसिस पर फॉलो करनी करना चाहिए। चाहिए, ताकि पोल्यूशन जितना हो सके हम अपने बच्चों की बॉडी से थोड़ा बहुत तो कम से कम हम्म, निकाल सकें? बच्चों को क्लेanलीनेस की इंपॉर्टेंस बताओ। हुँ। डेली बेथिंग, डेली शावर, ये तो है ही इम्पोर्टेंट, हाँ। ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा नेजल क्लियरेंस है हुँ। उसको भी एक रूटीन बनाओ। ठीक है, वो क्लियरेंस कैन बी डन थ्रू सलाइन स्प्रेज भी आते हैं, ठीक है। स्टीम सिंपल तरीका है। हुँ। बच्चा हेल्दी है, सब चीज़ सही है, 2 बार दिन में स्टीम दिलवाओ, दिलवा। ताकि सारी साइनसेस ओपन रहे, हुँ। कि जो भी सूट वहाँ डिपॉजिट हो रखा है, इट इज़ जस्ट लाइक क्लीनिंग योर फर्स्ट फिल्टर ऑफ द एसी। ठीक है। उसको पानी से साफ करते हो, आपको अपना फर्स्ट फिल्टर क्लीन करके रखना है, हुँ, हुँ। तो वो अच्छे से क्लीन करो, ओके। ठीक है। तो वो उसका जरिया स्प्रेज हो गई, सलाइन ड्रॉप्स हो गई, और ये हमारा गॉगल्स, गागल्स नहीं, स्टीम हो गया। स्टीम, फिर एक हमारी आयुर्वेदिक पद्धति में जल नीति एक चीज होती है। जल नीति। हाँ, हुँ। तो उसमें क्या होता है कि एक टम्बलर में जिसका बीक है, उसमें साफ क्लीन वाटर यूज करके थोड़ा सा ऊपर नोज में डाला जाता है और दूसरी तरफ से आउट होता निकाला है। जाता है, अब ओके। वो थोड़ा सा बच्चों के लिए ऑब्वियसली स्कैरी हो हुँ। सकता है, बट हाँ, जो बड़े बच्चे हैं या बड़े लोग हैं वो करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें थोड़ा इन्फेक्शन का रिस्क पाया गया है, हुँ। अगर वाटर क्लीन नहीं है तो ओके। वाटर क्लीन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जो पानी डाल रहे हो वो सब बाहर आ रहा है। हुँ। तो जल नीति कहते हैं इसको, बहुत कॉमन है, ठीक है। और काफी हमारे व्यूअर्स ने को पता भी होगा उसके हुँ। बारे में। तो एक ये हो गया, फिर उसके अलावा नेक्स्ट है कि गागल्स, जैसे ही थोड़ा सा होर्सनेस लगे आप गागल स्टार्ट करो। हाँ। आपकी इंसिडेंस ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है प्रॉब्लम्स आने की, वीजिंग आने की, तो आपके पीडियाट्रिशियन से बात कर लो कि हम बेसलाइन कुछ एंटी एलर्जी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक गॉगल्स है। में कोई स्पेसिफिक या सिर्फ नॉर्मल नमक पानी नमक से? नमक डाल के करो, नमक पानी बिल्कुल का गर्म गॉगल। पानी और नमक, परफेक्ट चीज़ है। ओके। हाँ। अच्छा, अगर बच्चों को हल्दी जैसे वाला हम। दूध, हाँ, हल्दी वो वाला मैं दूध। भूल गया था, हुँ। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है। कॉफ स्टार्ट होता है, मैं 12 मंथ्स के बाद सब पेरेंट्स को बोलता हूँ आपके लिए, इवन अमेरिकन अकेडमी सेज हुँ। दैट best cough syrup and the best cough suppressant for after 12 months to less than 6 years of age is honey and ginger. हनी एंड जिंजर, जिंजर, ठीक है, ओके। वो मिक्स करके बच्चा ले ले, बहुत अच्छा है। नहीं हुँ। तो थोड़ा सा हनी आप दे सकते हो 12 मंथ्स के बाद कॉफ के लिए, ओके। नॉट एज अ रूटीन बट कॉफ के लिए वेरी हेल्पफुल। ये दे सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे हमें ये भी जानना हो कि पोल्यूशन की वजह से बच्चे जैसे इम्पैक्ट तो हो रहे हैं, आपने कहा, तो इस टाइम पर एक्सरसाइज अगर इंट्रोड्यूस हाँ कराना है, जी। हाँ स्पेशली जो जी। है ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस। तो कौन-कौन से एक्सरसाइजेस हैं जो बच्चे से हम करवा सकते हैं, उनको हम इनकरेज कर हाँ सकते हैं जी। कि हाँ, आप ये करिए, ताकि थोड़ा बहुत हम्म, तो आपके जो लंग्स है वो सही काम करे, पोल्यूशन से आप बच सकें? हाँ, थोड़ा डबल एजेड स्वॉर्ड है। हुँ, हुँ। क्यों है? क्योंकि एरिया और हवा बहुत पोल्यूटेड है, हाँ, तो हम जो लंबा सांस अंदर लेंगे पोल्यूशन के साथ ही लेंगे। और ज़्यादा तो जाएगा। इसलिए कोशिश करो, जब भी योगा करने हैं, आसन कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ऐसे टाइम पर करें जब हम एटलीस्ट हमने ट्रैक कर रहे हैं ना EQI, हुँ। कि वो कम वाले टाइम, तो दोपहर के टाइम या एकदम अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली कि मॉर्निंग। 4-4:30 AM, अच्छा, कि जब हमें पता है कि इतना ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं है नहीं होगा। AQI, हुँ, तो इस टाइम करना थोड़ा सेफ ज़्यादा है। हुँ, बाकी अगर घर पे कर रहे हैं तो एयर प्यूरीफायर चला के करिए, हुँ, वैसा है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मुझे अभी याद आई, आपने ये पूछा, तो जो हमारे मास्क है पोल्यूशन प्रिवेंशन वाले, हुँ, हुँ। वो पहनकर एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, वो सेफ नहीं है, ओके, ठीक है। क्योंकि हम जब भागते हैं या ब्रिस्क वॉकिंग करते हाँ। हैं या हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, तो वो सिचुएशन में हम लोग
जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, सांस हम तेज तेज ले रहे हैं। जब सांस तेज ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जल्दी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वेंट चाहिए, बाहर जाने का रास्ता चाहिए। और हमने अगर मास्क लगा रखा है, वो बाहर जाने का अगर रास्ता नहीं है तो हमारे लिए ही नुकसानदायी है। तो अगर ऐसा करना है, मास्क पहनकर अगर एक्सरसाइज और ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह करना है, तो डबल वेंट वाले मास्क आते हैं जिनमें बाहर निकलने के 2 या 3 होल होते हैं। अच्छा, तो ओके, वो यूज करें। ठीक है। और स्लीपिंग टाइम में बिल्कुल, एक मेरे पेरेंट ने बताया कि जस्ट टू कीप द बेबी सेफ, कि मुझे कॉफ कोल्ड था तो मैं मास्क लगा कर सो रहा था, वो रिकमेंडेड नहीं है और नहीं है, सेफ भी नहीं है। तो ठीक है, प्लीज आप वो मत करिए। नहीं करना है हाँ वैसे। जी, हाँ जी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कुछ आप ऐसे नाम हम्म, बता सकते हैं हाँ जो जी। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से अनुलोम करवाएं? विलोम बहुत बेसिक वाली चीजें, डीप ब्रेथ हम्म, बहुत सही है, कोई ये कॉम्प्लिकेट करनी नहीं है अब चीजों को। सिंपल, सिंपल चीजें हमेशा बेस्ट होती हैं, बिल्कुल, समझ भी जल्दी आती हैं, डिसेमिनेट भी इजीली होती हैं, फॉलो करना भी आसान होता है। करेक्ट, आप जितना चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे, या आप फॉलो नहीं कर पाओगे या किसी और से फॉलो नहीं करवा पाओगे। सिंपल, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, ओके, नथिंग एल्स। ठीक है। बच्चों को मास्क पहनाना जो है हाँ, वो जरूरी हो नहीं गया है? रिकमेंडेड नहीं है। नहीं है हाँ, रिकमेंडेड। रिकमेंडेड नहीं है। तो कोई एक ऐसा है एज ग्रुप के इसके बाद हम उनको हाँ मास्क जी, पहना सकते हैं अगर यूजली बाहर 5 टू लेके जा 6 रहे इयर्स तो? के बाद, बट उससे पहले तो नहीं। ओके। 6 इयर्स के बाद। और अगर जैसे पेरेंट्स को एकदम जरूरी है बच्चों हाँ को जी, बाहर लेकर हाँ के जी, हाँ जाना जी, ही है, हाँ जी। तो अगर हम ऐसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में उनको लेके हम्म, जा रहे हैं बाहर, हम्म। तो फिर उस टाइम पर किन चीजों का ध्यान रख सकते देखो, हैं? मेरा एम तो सबको डराना नहीं है, क्योंकि हम्म, सब लोग देखो बाहर जा ही रहे हैं, बच्चों को भी ले जा रहे हैं। हम्म, तो सबसे पहले तो टाइमिंग का ध्यान रखें, ठीक है, क्राउडेड पोल्यूटेड टाइम्स पे ना ना जाएं, जाए। जो पीक टाइमिंग है हमारे। बच्चे को ऐसी जगह पर लेकर जाएं एटलीस्ट जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है। हम्म, अगर हम रिलेटिव से भी मिलने जा रहे हैं तो हम एटलीस्ट डेस्टिनेशन और मतलब डायरेक्टली वहीं पहुंचे। हाँ, कार्स में भी अगर आजकल, मतलब इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी टू नो कि कार्स के भी एयर एयर प्योरीफायर सेपरेट प्योरीफायर आ आ रहे हैं रहे हैं। आजकल। तो ओईएम्स भी खुद ही मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं कि एयर प्योरीफायर फिट करके। तो वो सब स्विच ऑन रखो, ठीक है। अब बैलेंस तो बनाना है। हम्म, ऐसा लग सकता है कि हम लोग जो डॉक्टर लोग हैं, पीडियाट्रिशियन लोग हैं, कि ये तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम तक ले जा रहे हैं बातें। बट बातें एक्सट्रीम हो चुकी हो हैं। चुके हैं। और अगर जिन लोगों को पता है कि कितना नुकसान हो सकता है, हम्म, कि हम लोग लाउड स्पीकर लेकर नहीं बोलेंगे, तो बाकी जनता को समझ नहीं आएगी बात। बिल्कुल। तो ये इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो हम्म, कि मैं आपको वास्तविक सिचुएशन बताऊं। हाँ, और वो काफ़ी ख़राब है, करेक्ट। काफ़ी ख़राब है हवा की। और मतलब आई थिंक लोगों को ये चीज़ समझनी भी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसी हुँ, चीज़ है जो कहीं न कहीं हमें हुँ। हर तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, हाँ और जी। इसका जो वो मतलब कैसे डेवलप होकर के हुँ, आएगी हुँ। किस बीमारी में, हाँ जी। ये कुछ कहा नहीं जा हुँ, सकता। और अगर हम अपने बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो ही करा रहे हैं हुँ, तो ग्रोइंग एज में तो उनको और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। हुँ। और वो इग्नोरेंस के देखो सोशल कॉन्टेक्स्ट भी हैं। हुँ, जैसे हमारे ग्रोइंग ईयर्स में हुँ, अभी आप देखोगे कि पूरे साल में विंटर में हवा नहीं चलती, सब स्टैटिक हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए वो सब पोल्यूशन इकट्ठा रहता है एक टाइम पे। हाँ, अब व्हेन वी वर ग्रोइंग विंटर्स यूज्ड टू बी फुल ऑफ फॉग, यस। है ना? अब वो एक रोमांटिसाइज्ड आइडिया हुँ, है ना? वी ऑल आर नॉस्टैल्जिकली एसोसिएटेड टू इट। हुँ, तो अब फॉग पहले आता था दिसंबर, जनवरी, जनवरी में, फरवरी, व्हेन एकदम कोल्ड हो रहा है एनवायरनमेंट। अभी हम देखते हैं अक्टूबर से ही स्मॉग आ रहा है। हाँ, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, हमारा नॉस्टैल्जिया एसोसिएट हो जाता है। तो हम शायद उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते। नहीं फिर होता। देन व्हेन इट स्टार्ट्स पिंचिंग अस, व्हेन इट हुँ, स्टार्ट्स बाइटिंग अस, व्हेन इट स्टार्ट्स स्टिंगिंग अस, कि नोज़ में इरिटेशन हो रही है, थ्रोट में इरिटेशन हो रही है, खाँसी आ रही है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो देन दैट रियलिटी हिट्स। बिल्कुल। बट वो आई वांट कि वो 100 आउट ऑफ 100 लोगों को हिट करे। हुँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एज अ कम्युनिटी विल बी एबल टू टेक स्टेप्स। एग्जैक्टली और आई थिंक इसी के लिए हमने सेशन को भी हाँ ऑर्गेनाइज जी। किया ताकि लोगों में हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा हाँ जी। सके कि पोल्यूशन है, हुँ, अफेक्ट कर रही है, इसके बारे में बात करनी, हुँ, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है हम है। सभी के लिए। हुँ, तो आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुँ, डिटेल में हाँ बातचीत जी। की है पोल्यूशन पर। हम चाहते हैं कि बस जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को, स्पेशली पेरेंट्स को, हुँ, कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस दें, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं हुँ, कि वो अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि बहुत हद तक पोल्यूशन से बचा करके हुँ, रखें, हुँ। क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में, उनकी लाइफस्टाइल में वो शामिल कर सकते हैं और किस हिसाब से अपने बच्चों को ग्रोइंग एज में प्रदूषण से ज़्यादा बचा कर रख सकते हैं। स्टार्टिंग ऐसा ही है कि आप जो आउटिंग्स है वो प्लान करनी पड़ेंगी अब, हुँ, कि जितना एक्यूआई कम वाले टाइम में हम बाहर निकले उतना ज़्यादा ज़्यादा सेफ है। बेटर है। जितने ग्रीन स्पेसेस हम इंक्रीज करें एज अ फैमिली यूनिट, एज अ सोसाइटी यूनिट, एज अ कॉलोनी यूनिट, हुँ, कि जितने ग्रीन स्पेसेस इंक्रीज करेंगे उतना हम लोग थोड़ा सेफ होंगे। जितना हम वेहिकुलर ट्रांसमिशन डिक्रीज करेंगे, जितना वेहिकुलर यूज कम करेंगे, हुँ, कारपूल जितना करेंगे उतना बेटर है। बिल्कुल। ऑन अ पर्सनल लेवल सभी बच्चे, सभी बड़े कोशिश करो स्टीम 2 टाइम्स अ डे को रूटीन बना लो, हुँ, सो दैट हमारा जो फर्स्ट फिल्टर है रेस्पिरेटरी उसका वो क्लीन रहे अच्छे हाँ, से। तो ट्वाइस अ डे स्टीम यूज करो।
छोटे बच्चों को सेलाइन ड्रॉप्स या सेलाइन स्प्रेज यूज करो सो दैट वो ह्यूमिडिफिकेशन और वेटनेस रहे नोज के अंदर थोड़ा, ठीक है। और साइनसेस ओपन रहे। आपकी डाइट में प्रोटीन्स इंक्रीज करो, विटामिन सी का इंटेक अच्छा रखना है। एलर्जिक टेंडेंसी स्टार्ट होते ही, और अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑलरेडी टेंडेंसीज हैं, आपके पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से बात करो एंटी एलर्जी मेडिसिन की। और वैक्सीनेशन अप टू डेट सबकी रखनी है, बच्चों की भी बड़ों की भी। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान हाँ रख जी। करके हम अपने मतलब कम से कम बच्चों को थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन से बचा ही सकते हैं। डेफिनेटली। अदरवाइज आप एडवाइस देंगे कि अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है तो छोड़ दो उस जगह को? बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, बट हम लोग सभी यही चाहते हैं कि बेसिक जल, पानी, हवा तो क्लीन होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल, ये बेसिक नीड है हम बिल्कुल, सभी के लिए। तो वो मैसेज जैसे भी इंटरप्रेट सब लोग करना चाहें, बट एज अ पर्सनल एनेक्डोट आई हैव आल्सो ट्राइड टू स्पेंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आउटसाइड ऑफ दिल्ली एनसीआर, ओके, है ना, बट बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस, अगेन सबका वही प्रॉब्लम है, मजबूरी। मजबूरी वही है। तो बेटर ये भी होगा कि हम चलो दूसरा ऑप्शन तो ढूंढें, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट जहाँ रह रहे हैं उसको भी क्लीन करें, है ना, एग्जैक्टली, वो बेटर बनाए, बिल्कुल। मेक इट अ बेटर लिविंग एरिया एंड लिवेबल एरिया। और आई थिंक आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हाँ हमें बिल्कुल, वैसा वी ओ देम, एनवायरनमेंट देना है। हाँ इतना तो बनता है उनके हाँ, लिए। बिल्कुल। हम्म, तो आई थिंक इस सेशन में हमने पोल्यूशन पर काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन कर लिया कि बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अवेयरनेस क्रिएट करने के पर्पज से भी हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया था। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत ही अच्छी खासी जानकारी दी हमें। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। श्योर, थैंक यू मेघा जी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, आसपास आपके जितने फ्रेंड सर्कल हैं, उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइएगा, ताकि उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पोल्यूशन हमारे बच्चों की लाइफ को, उनकी क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है, और इससे बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।